नमस्ते स्टूडेंट। राजपूताना पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार रिवालिया, व्याख्याता ज्योग्राफी। आज अपन बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी वैसे आपने कक्षा 12 में पढ़ी होगी, 11 में पढ़ी है, लेकिन ज्योग्राफी के बारे में बहुत से विद्यार्थियों को अभी तक भी ये नहीं पता कि ज्योग्राफी के विषय वस्तु क्या होती है। विषय वस्तु के बारे में आज हम थोड़ा सा इसका परिचय देंगे ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, ज्योग्राफी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ज्योग्राफी के पिता कौन है, किसने इनका निर्माण किया है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफी भूगोल का अर्थ। भूगोल का अर्थ देखिए, भूगोल के बारे में मिस्र में सबसे पहले इसकी जानकारी ली थी। मिस्र के लोगों ने विश्व की खोज का कार्य किया था, और जब विश्व की खोज के कार्य में जब ये लोग गए तो इन्हें प्रकृति के बारे में बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हुआ था। ऐसे ही मिस्र के लोगों ने, पुर्तगाल के लोगों ने और भी कई प्राचीन भारत के लोगों ने जब पूरे विश्व का भ्रमण किया तो उसी के आधार पर ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में उनको जानकारी हुई, प्रकृति के बारे में जानकारी हुई, ब्रह्मांड, इन सभी के बारे में जानकारी। लेकिन बताने वाले जो सबसे पहले थे उनमें ज्योग्राफी का अर्थ बताते हैं। तो ज्योग्राफी जो शब्द है, भूगोल जो शब्द है, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो। जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। कहने का मतलब यह है कि ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, जियो और ग्राफो, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। वर्णन करना। तो इस प्रकार से अपन देखें ज्योग्राफी का जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एक है जियो और एक है ग्राफो। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार से ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना, वर्णन करना। इस प्रकार ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि भूगोल शब्द, ज्योग्राफी शब्द है, वो ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। जियो का पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ वर्णन करना होता है। टोटल शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो अपन देखते हैं भूगोल। भूगोल के बारे में अगर बातें करें तो भूगोल हिंदी भाषा में अपने मानते हैं गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना। हिंदी भाषा में गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना।
हिंदी भाषा में भूगोल का अर्थ गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना। गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना। हिंदी भाषा में माने तो भूगोल का अर्थ हो गया गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना। इस प्रकार से गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना मतलब हमारी पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक, जैविक, पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी का जो अध्ययन है भूगोल में किया जाता है। भूगोल में किया जाता है भू प्लस गोल, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो दिखाई देता है अपन को आसपास में, उन सभी का जो अध्ययन है भूगोल में किया जाता है। देखिए भूगोल के बारे में माना जाता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं। भूगोल का पिता किसे कहते हैं, या फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो कहने का मतलब है कि भूगोल का पिता भूगोल का जो पिता है वो हिकेटियस को कहते हैं। हिकेटियस यूनान के थे हिकेटियस, उनको भूगोल का पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल से संबंधित यानी कि भूगोल के बारे में, प्रकृति के बारे में इन्होंने सबसे पहले जो पुस्तक लिखी थी, उसी पुस्तक के आधार पर हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था जस पीरिडियस। जस पीरिडियस इनकी पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक के आधार पर ही इनको भूगोल का पिता कहते हैं। भूगोल का पिता इनको भी कहते हैं। एक और थे दूसरे भूगोल के पिता इरेस्टोस्थेनीज। इरेस्टोस्थेनीज को भी भूगोल का पिता कहते हैं। इनको क्यों कहते हैं भूगोल का पिता? क्योंकि ये इरेस्टोस्थेनीज थे, ये भी यूनान के ही भूगोलवेत्ता थे। और इनको क्यों कहते हैं इरेस्टोस्थेनीज को भूगोल का पिता? क्योंकि इरेस्टोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया था। ज्योग्राफी शब्द दिया था। इरेस्टोस्थेनीज को भूगोल का पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया था। लेकिन ज्योग्राफी शब्द के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया तो वो था इरेस्टोस्थेनीज। इरेस्टोस्थेनीज को इसलिए भी माना जाता है, इरेस्टोस्थेनीज ने यानी कि पृथ्वी की परिधि के बारे में भी बताया था। पृथ्वी की परिधि के बारे में या पृथ्वी की परिधि की जानकारी के बारे में भी इरेस्टोस्थेनीज ने बताया था। परिधि के बारे में अगर हम बात करें तो पोसिडोनियस ने भी बताया था, जिन्हें भूगोल का पिता कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? भूगोल का पिता। इस प्रकार से ज्योग्राफी के पिता हैं हिकेटियस को ज्योग्राफी का पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी से संबंधित जो पुस्तक थी जस पीरिडियस उसकी रचना की थी। इसके अलावा ज्योग्राफी के पिता इरेस्टोस्थेनीज को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया था। इसके अलावा इरेस्टोस्थेनीज ने हमारी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया था, इसकी परिधि की जानकारी दी थी, इसलिए भी इनको भूगोल का पिता कहते हैं। आगे देखिए, तो अपन पढ़ रहे हैं भूगोल के अर्थ के बारे में, भूगोल के पिता के बारे में। अब देखिए, जब भूगोल की इस प्रकार से जब भूगोल की चर्चाएं पूरे विश्व में होने लगी, भूगोल का विषय क्षेत्र इतना बढ़ गया
कि आप मान सकते हैं कि भूगोल के विषय क्षेत्र पढ़ने से तो अकेले भूगोल से काम न चलने की वजह से भूगोल में कई विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। इसी में एक व्यक्ति थे फिंच और ट्रीवार्था। फिंच और ट्रीवार्था। फिंच और ट्रीवार्था ने भूगोल के बारे में बताया कि भूगोल क्या है। तो इन्होंने बताया कि भूतल का विज्ञान है। भूगोल को भूतल का विज्ञान कहा। भूगोल को भूतल का विज्ञान कहा। कहने वाला है कि फिंच और ट्रीवार्था ये भूगोल को क्या कहते हैं? भूगोल को भूतल का विज्ञान कहते हैं। भूतल का विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार से आर्थर होम्स है वो भूगोल को मानव के निवास स्थान का अध्ययन मानव के निवास स्थान का अध्ययन कहा। इस प्रकार से आर्थर होम्स है वो भूगोल को क्या कहते हैं? भूगोल को मानव के निवास स्थान का अध्ययन कहा। मानव के निवास स्थान का अध्ययन कहा। मानव के निवास स्थान का अध्ययन कहा। तो कहने वाला यह है कि बहुत से भूगोलवेत्ता हुए हैं जो भूगोल की अलग अलग रूप में परिभाषाएं देते हैं। जैसे फिंच और ट्रीवार्था कहते हैं कि भूगोल भूतल का विज्ञान है। आर्थर होम्स कहते हैं भूगोल को मानव के निवास स्थान का अध्ययन है। मानव के निवास स्थान का अध्ययन है। इसी प्रकार से एक वैज्ञानिक एक भूगोलवेत्ता और हुए हैं जिनका नाम है रिचर्ड हार्टसन। रिचर्ड हार्टसन भूगोल के निवारक कहलाते हैं। भूगोल के निवारक कहलाते हैं। रिचर्ड हार्टसन ने बताया कि भूगोल विविधताओं की सही क्रमबद्ध भूगोल विविधताओं की सही क्रमबद्ध और तर्कसंगत व्याख्या एवं वर्णन करता है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो रिचर्ड हार्टसन की जो परिभाषा है वो भूगोल जगत में या विश्व जगत में ये माने कि सबसे सर्वमान्य परिभाषा मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने बताया कि भूगोल विविधताओं की क्रमबद्ध और तर्कसंगत व्याख्या करता है। विविधताओं की क्रमबद्ध और तर्कसंगत व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से हार्टसन ने भूगोल में एक सर्वमान्य परिभाषा दी और इनकी परिभाषा को सबसे ज्यादा पसंद किया गया क्योंकि इन्होंने भूगोल को एक प्रकार से विज्ञान के रूप में माना है। क्योंकि विज्ञान में जिस प्रकार से हर प्रकार से
कोई भी चीज होती है उसको जब तक अपन क्रमबद्ध और तर्क संगत रूप से व्याख्या नहीं कर लेते तब तक उसको अपन स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से भूगोल में भी हार्टसन ने बताया कि विविधताओं को सही और क्रमबद्ध व्याख्या भूगोल में की जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने भूगोल की अलग अलग रूप में परिभाषाएं दी। अब देखिए, जब भूगोल का विषय क्षेत्र इतना बढ़ गया तो भूगोल के विषय क्षेत्र में अकेले भूगोल से काम चलने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि जब विभिन्न विद्वान इसकी परिभाषाएं अलग अलग रूप में दे रहे थे तो भूगोल की जो अध्ययन सामग्री थी उसमें इतनी अत्यधिक सामग्री का बढ़ गई थी कि भूगोल को अब विभाजन करना आवश्यक था। तो इस प्रकार से बाद में जो भूगोल था उसका विभाजन हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा इसमें वो है भूगोल का विभाजन। भूगोल का विभाजन डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी। डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी। डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी यानी कि जब भूगोल का विभाजन हो गया तो भूगोल के विभाजन क्यों हो गया? क्योंकि भूगोल की जो विषय सामग्री थी वो इतनी ज्यादा हो गई थी कि अब भूगोल से अकेले से काम चलने वाला नहीं था। तो कहने का मतलब है कि हार्टसन ने जब सर्वमान्य परिभाषा दी, हार्टसन के द्वारा जब सर्वमान्य परिभाषा दी गई तो भूगोल की एक प्रकार से जो अंतर्द्वंद था वो समाप्त हो गया और भूगोल को विभाजन कर दिया गया। तो भूगोल का विभाजन हुआ तो दो भागों में हुआ। सबसे पहले यानी कि एक था भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरा बना मानव भूगोल। मानव भूगोल की व्याख्या इसलिए की थी क्योंकि मानव जब भूगोल की प्रकृति के अंदर काम करने लगा तो मानव ने बहुत से क्रियाकलाप अपने अंतर्द्वंद के द्वारा किए गए। तो मानव भूगोल, मानव भूगोल में यानी कि मानव के बीच और प्रकृति के बीच जो अंतर संबंध है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल क्या है? प्रकृति का अध्ययन है, यानी कि प्रकृति का जो अध्ययन है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन जो पढ़ेंगे उसमें भौतिक भूगोल फर्स्ट ईयर की किताब है भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन। तो भौतिक भूगोल की जो सर्वमान्य पुस्तक मानी जाती है अब तक की, वो कहने का मतलब है सविंदर सिंह की मानी जाती है। सविंदर सिंह की पुस्तक है भौतिक भूगोल। तो सविंदर सिंह की पुस्तक क्या है कि एक तो उसकी भाषा बहुत ही सरल है और इसके अलावा और भी बहुत सी है भौतिक भूगोल की, लेकिन सविंदर सिंह की किताब अच्छी मानी जाती है। तो भौतिक भूगोल के बारे में फर्स्ट ईयर में जो अध्ययन करेंगे वो भौतिक भूगोल के बारे में ही करेंगे। इसके अलावा देखिए भौतिक भूगोल क्या है? प्रकृति का अध्ययन है, प्रकृति का अध्ययन है, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं यानी कि जीव जंतु, वनस्पति, ब्रह्मांड, धरातल, ये सारा पर्वत, पठार, इन सब का जो अध्ययन है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल में किया जाता है। तो देखिए जिस प्रकार से भूगोल के पिता के बारे में मैंने बताया था आपको हिकेटियस ने, इसी प्रकार से भौतिक भूगोल के भी पिता है। भौतिक भूगोल के पिता थे, उनका नाम था पोसिडोनियस। पोसिडोनियस को भूगोल का पिता माना जाता है क्योंकि भौतिक भूगोल के बारे में पोसिडोनियस ने जानकारी दी थी, तो इसलिए भौतिक भूगोल का जो पिता है पोसिडोनियस ने, जबकि भूगोल के पिता के बारे में बताया था आपको वो कौन थे? हिकेटियस थे। इसी प्रकार से भौतिक भूगोल जो हमारी किताब है फर्स्ट ईयर में वो भौतिक भूगोल चलेगी। तो भौतिक भूगोल, ये भूगोल का विभाजन हमने दो भागों में किया, एक था भौतिक भूगोल और दूसरा था मानव भूगोल। मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो प्रिय विद्यार्थी अपन बीए सेकंड ईयर में करेंगे, बीए सेकंड ईयर में। तो भौतिक भूगोल में
भौतिक भूगोल की अगर विषय वस्तु की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि प्रकृति का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। लेकिन भौतिक भूगोल में जो सामग्री है, यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो विषय सामग्री है, विषय सामग्री है वो निम्न है। भूगोल के अंतर्गत विषय सामग्री निम्न है। अब भौतिक भूगोल की जो विषय सामग्री है उसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं? सबसे पहले अपन जो पढ़ते हैं वो आकृति विज्ञान। विषय सामग्री निम्न है तो सबसे पहले आती है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान यानी पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली यानी स्थल आकृतियों का अध्ययन। पृथ्वी में पाई जाने वाली स्थल आकृतियों का जो अध्ययन है वो भू आकृति विज्ञान में किया जाता है, भू आकृति विज्ञान में। इसी प्रकार से जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, इसी प्रकार से समुद्र विज्ञान, समुद्र या महासागरीय, महासागरीय विज्ञान, भूविज्ञान, भूभौतिकी, भूगणितीय विज्ञान, भूगणितीय विज्ञान। तो कहने वाला है कि भौतिक भूगोल में व्यापक अर्थ में अगर देखें तो भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूविज्ञान, भूविज्ञान या मृदा विज्ञान भी, मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, भूगणितीय विज्ञान, इन सभी का जो अध्ययन है वो भौतिक भूगोल की विषय सामग्री में किया जाता है। भौतिक भूगोल की विषय सामग्री में किया जाता है। तो अपन जब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वो आकृति विज्ञान, वो आकृति विज्ञान। देखिए भू आकृति विज्ञान जैसे नाम से पता चल रहा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियां, यानी पृथ्वी पर जितनी भी भू आकृतियां पाई जाती हैं उन सब का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। अब भू आकृति विज्ञान में वो अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। एक आता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। अब देखिए प्रथम श्रेणी के उच्चावच की बात करें अपन तो भू आकृति विज्ञान में प्रथम श्रेणी में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उस पृथ्वी के निर्माण में कुछ भूभाग थे जो ऊपर उठ गए और कुछ भूभाग थे जो नीचे धंस गए। तो उससे ऊपर उठे जो भूभाग थे, पृथ्वी के निर्माण में जो ऊपर उठे जो भूभाग थे वो महाद्वीप कहलाए और जो नीचे धंसे थे वो महासागर कहलाए। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर को शामिल करते हैं। महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर को शामिल करते हैं क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, यानी कि पृथ्वी के बीच में जो हलचलें हो रही थी, यानी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो उस स्थिति में पृथ्वी के बहुत से भूभाग थे जो ऊंचे उठ गए, ऊपर उठ गए, वो महाद्वीप कहलाए। क्या कहलाए? महाद्वीप कहलाए। और जो भाग नीचे धंस गए थे
और उनमें जब वर्षा का जल भर गया तो वो महासागर कहलाए। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में भू आकृति का जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है उसमें महाद्वीप और महासागरों का अध्ययन करते हैं। महाद्वीप और महासागरों का अध्ययन करते हैं। देखिए महाद्वीप और महासागरों का अध्ययन जब अपन भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे तो अलग अलग रूप में पढ़ेंगे कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, महाद्वीपों में किन किन पर्वतों पठारों का अध्ययन करते हैं, महासागरों में किन किन पर्वत पठारों का अध्ययन करते हैं। ये सारी चीजें वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आती है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आती है। अगर अपन दूसरी बात करें तो ये 3 भागों में विभाजन किया गया। अगर अपन दूसरे की बात करें तो दूसरे में जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं महाद्वीप और महासागरों में पृथ्वी की आंतरिक बल के कारण या पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण, पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण महाद्वीप और महासागरों से निर्मित स्थल आकृतियां, उन्हें अपन द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं वे आंतरिक बलों के कारण होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण बनने वाले स्थलाकृति पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण बनने वाले स्थलाकृति द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटी आदि। ये कैसे भू आकृतियां हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण, यानी पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जो स्थल आकृतियां बनती हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं, भ्रंश आती है, घाटियां आती हैं। ये सारे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं और इन सभी का अध्ययन किसमें कर रहे हैं अपन? भू आकृति विज्ञान में। इन सभी का अध्ययन किसमें कर रहे हैं? भू आकृति विज्ञान में। तो कहने वाला है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागरों का अध्ययन किया था। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में अपन आंतरिक हलचल के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, इनका अध्ययन करते हैं। एक भू आकृति को एक और भागों में तीसरे भाग है तीसरी यानी तृतीय श्रेणी के उच्चावच। वो आकृति विज्ञान का तीसरा टॉपिक है, तीसरा है मतलब तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में तृतीय श्रेणी के उच्चावच वे होते हैं, वे आकृतियां होती हैं जो बाह्य बलों के कारण, पृथ्वी के बाह्य बलों के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां, पृथ्वी के बाह्य बलों के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच आती हैं। यानी पृथ्वी के बाह्य बलों में क्या आते हैं? अपर्दन और अपक्षय, अपर्दन और अपक्षय से बनने वाले पृथ्वी के बाह्य बलों के कारण
पृथ्वी के बाह्य बलों के कारण अपरदन एवं अपक्षय के कारण पृथ्वी के बाह्य बलों के कारण अपरदन एवं अपक्षय के कारण बनने वाली स्थलाकृति कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के बाह्य बलों के कारण अपरदन और अपक्षय के कारण बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं वे तृतीय श्रेणी की उच्चावच कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? तृतीय। अब बाह्य बलों में अपन पढ़ते हैं बाह्य बल इसके अंतर्गत जैसे बाह्य बल में नदी के द्वारा अपरदन आकृतियां, नदी, हिमनद, पवन, नदी, हिमनद, पवन, ये कुछ ऐसे बाह्य बल हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। जैसे नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण होना, नदी के द्वारा विसर्ग का निर्माण होना, पवन के द्वारा इस प्रकार से छत्रक का निर्माण होना, ये सारी जो चीजें हैं इसके द्वारा वो आकृति यानी कि भूगोलिकी के अंतर्गत जो अपन हिमनद के अंतर्गत पड़ने वाली जो स्थलाकृतियां उनका अध्ययन करना, ये सारा यानी कि नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, हिमनद के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, वो सारी की सारी जो आकृतियां हैं वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में शामिल की जाती है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में शामिल की जाती है। इस प्रकार से भौतिक भूगोल की विषय सामग्री में सबसे पहले अपन ने भू-आकृति विज्ञान को पढ़ा। भू-आकृति विज्ञान में 3 श्रेणियां थी। एक थी प्रथम श्रेणी के उच्चावच, दूसरा था द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तीसरा था तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आपने महाद्वीप और महासागर को देखा। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा, जिसमें पर्वत थे, पठार थे, मैदान थे। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि बाह्य बलों के कारण नदी, हिमनद और पवन आदि के द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृतियां हैं वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आती है। इस प्रकार से भू-आकृति विज्ञान को 3 भागों में अध्ययन करके पढ़ते हैं। इसी प्रकार से दूसरी जो आकृति आती है वह है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान देखिए, दूसरा है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में देखिए, जलवायु विज्ञान यानी कि पूरे विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान में किया जाता है। जलवायु विज्ञान में किया जाता है तो जलवायु विज्ञान में अपन संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न भूगोलवेताओं ने विभिन्न विश्व की जलवायु के बारे में बताया है। जैसे ट्रीवार्ता थे, इसी प्रकार से ट्रीवार्ता थे, आर्थर थे, ये क्या थे? जलवायु विज्ञान के बारे में जानकारी देने वाले थे। तो कहने वाला है कि पूरे विश्व की जलवायु का जो अध्ययन किया जाता है वो जलवायु विज्ञान में किया जाता है। जलवायु विज्ञान में किया जाता है। यानी जलवायु क्या होती है कि किसी क्षेत्र या किसी स्थान की औसत दीर्घकालीन औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। तो कहने वाला है कि जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु का अध्ययन किया जाता है। तीसरा आता है महासागरीय विज्ञान। महासागरीय विज्ञान, महासागरीय विज्ञान में पढ़ते हैं महासागरों के बारे में। महासागरों में जैसे महासागरों की जल की लवणता के बारे में, महासागरों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में, महासागरों में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में, इन सब का जो अध्ययन है वो महासागरीय विज्ञान में किया जाता है। लवणता, ज्वार भाटा, ये सारी जो चीजें हैं वे महासागरीय विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं।
चौथा क्या है? जैव विज्ञान। जैव विज्ञान। जैव विज्ञान को भी दो भागों में बांट दिया गया। एक था प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, और दूसरा था वनस्पति विज्ञान। दूसरा था वनस्पति विज्ञान। तो देखिए जैव विज्ञान में यानी कि दो भागों में बांट लिया गया। प्राणी विज्ञान यानी कि प्राणियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है प्राणी विज्ञान में किया जाता है। वनस्पति में क्या था? पेड़ पौधे, जीव, पेड़ पौधों का अध्ययन वो वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। पांचवा जो टॉपिक आता है वो आता है भूगणितीय विज्ञान। भूगणितीय विज्ञान। भूगणितीय विज्ञान में पृथ्वी के आकार, पृथ्वी के आकार, रूप, घनत्व एवं अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन किया जाता है। देशांतरों का अध्ययन किया जाता है। देशांतरों का अध्ययन किया जाता है। तो कहना मतलब भूगणितीय विज्ञान भी क्या है? भौतिक विज्ञान का ही एक विषय है जिसके अंदर पृथ्वी के आकार के बारे में, उसके रूप के बारे में, उसके घनत्व के बारे में और अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से एक टॉपिक, एक और चीज आता है इसके अंदर, भूभौतिक विज्ञान। छठा जो है वो है भूभौतिक विज्ञान। भूभौतिक विज्ञान। देखिए भूगोल विज्ञान में क्या है कि पृथ्वी, भूगणितीय विज्ञान में अपने पृथ्वी के आकार, रूप, घनत्व और अक्षांश और देशांतर का अध्ययन पढ़ा था। लेकिन भूगोल विज्ञान क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है। आंतरिक संरचना में जैसे भूकंप की लहरें, भूकंप की लहरों का अध्ययन करते हैं। तो भूगोल विज्ञान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंपीय लहरों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से भौतिक भूगोल की जो विषय सामग्री है वो व्यापक है, लेकिन मुख्य रूप से अपन इसी के अंतर्गत इन सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। तो आज की जो अपनी पहली क्लास थी उसमें अपन ने भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा, उसकी विषय सामग्री के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में अपन पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्वत, पठार, उन सभी का अध्ययन करेंगे।